आज हम देखते हैं फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके। पॉलीन्यूट्रिनो के आधार पर हमारी फर्मी ने एक बीटा डीके की थ्योरी दी थी। तो हम देखते हैं उसको क्या है। बेस्ड ऑन पॉलीन्यूट्रिनो हाइपोथेसिस, फिजिसिस्ट फर्मी इन 1934 फॉर्मुलेटेड ए सक्सेसफुल थ्योरी ऑफ बीटा डीके। पॉलीन्यूट्रिनो के आधार पर हमारी फर्मी ने एक बीटा डीके की थ्योरी दी थी। उसके कुछ अजम्पशंस थे और उसके बाद उन्होंने प्रोबेबिलिटी निकाली थी बीटा पार्टिकल्स की कि वो मोमेंटम पीई से पीई प्लस डीपीई के बीच में पर यूनिट टाइम में कितने बीटा पार्टिकल्स इमिट होंगे। इस चीज़ के बारे में उन्होंने हमको फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके के अंदर बताया था। इसके कुछ अजम्पशंस हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। देखिए, हम पहला अजम्पशंस देखते हैं। when a neutron transform into proton or proton transform into neutron, the daughter nuclei plus neutrino, antineutrino and a beta particle is created। जैसे हमने पहले टॉपिक में देखा था बीटा डीके में कि अगर कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ट्रांसफ़र होता है तो क्या होता है, हमने देखा था कि वहाँ एक बीटा पार्टिकल इमिट होता है। और उसके साथ साथ हमने देखा था कि न्यूट्रिनो या फिर एंटी न्यूट्रिनो, मतलब अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या होगा, एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। और अगर आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ट्रांसफ़र हो रहा है तो क्या होगा, बीटा पार्टिकल के साथ में न्यूट्रिनो पार्टिकल भी इमिट होंगे। तो फर्स्ट अजम्पशंस यही कह रहा है। अब आ जाते हैं हम सेकेंड अजम्पशंस पे। एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट और अवेलेबल एनर्जी इज शेयर्ड बाय बीटा पार्टिकल एंड न्यूट्रिनो बिकॉज ऑफ लार्ज मास प्रोडक्ट न्यूक्लियस डज नॉट रिसीव ओनली काइनेटिक एनर्जी। सेकेंड अजम्पशंस यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए जो यहाँ पर एनर्जी मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो के बीच ही शेयर होगी। जो यहाँ पर प्रोडक्ट न्यूक्लियस है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस है उसके पास में काइनेटिक एनर्जी नहीं जाएगी, क्योंकि उसका जो मास है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा है। तो मास बहुत ज़्यादा होने के कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, वो ज़ीरो हो जाएगी। सेकेंड अजम्पशंस यही कह रहा है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट थर्ड अजम्पशंस पे। न्यूट्रिनो हैज़ रेस्ट मास जीरो और वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द बीटा पार्टिकल। न्यूट्रिनो का जो रेस्ट मास है वो हम लोगों ने यहाँ पर क्या मान रखा है, न्यूट्रिनो का जो रेस्ट मास है वो बीटा पार्टिकल के कंपेयर में हम लोगों ने यहाँ पर नेग्लिजिबल मान रखा है। मतलब बीटा पार्टिकल के कंपेयर में हम लोगों ने न्यूट्रिनो का रेस्ट मास यहाँ पर नेग्लिजिबल मान रखा है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं फोर्थ अजम्पशंस पे। बीटा डीके इज एनालॉग टू द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय एटम न्यूक्लियस इज द सोर्स ऑफ लाइट पार्टिकल सिमिलर टू द चार्ज एज ए सोर्स ऑफ फोटॉन्स। यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसा एटम का क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिखाते हैं, तो ठीक उसी तरीके से बीटा डीके को हम लोगों ने यहाँ पर क्या मान रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह मान रखा है। वहाँ आपका फोटॉन का जो सोर्स था बीटा डीके में वो क्या था, चार्ज था। यहाँ पे जो फोटॉन का सोर्स वो है वो लाइट पार्टिकल्स हैं। यहाँ पर बीटा न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का जो सोर्स है वो हम लोगों ने न्यूक्लियस मान रखा है। तो फोर्थ अजम्पशंस यही कह रहा है। एंड नेक्स्ट 5 पे आ जाते हैं हम। बीटा पार्टिकल एंड द न्यूट्रिनो फील्ड इज वीक इन कंपेरिजन विथ शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस। मतलब बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो के आपस में जो इंटरेक्शन है वो क्या होगा, वो बहुत ही ज़्यादा वीक होगा। किसके कंपेयर में, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो इंटरेक्शन हो रहा है उसके कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा कम होगा। बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो के बीच का इंटरेक्शन बहुत ही ज़्यादा कम होगा। अब आ जाते हैं 6 पे। नो पैरिटी चेंज ओकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने पैरिटी में चेंज नहीं होगा। यहाँ पर हम लोगों ने पैरिटी को है अनचेंज्ड ही मान रखी है। अब आ जाते हैं 7। न्यूक्लियस मूव विथ वेलोसिटी c/10, सो कैलकुलेशन कैन बी मेड विथ नॉन रिलेटिविस्टिक न्यूक्लियर वेव फंक्शन। तो हम लोगों ने यहाँ पर न्यूक्लियस की जो वेलोसिटी मानी है वो c/10 यानी कि लाइट के स्पीड के 10 पार्ट के बराबर हम लोगों ने यहाँ पर मान रखी है, ताकि हम जो इसे ताकि हम यहाँ पर जो इसमें कोई रिलेटिविस्टिक वेव फंक्शन यहाँ पर यूज़ ना करके नॉन रिलेटिविस्टिक वेव फंक्शन को यूज़ करें, जिससे हमें इजली कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन करने में इजली कैलकुलेशन करने में आगे हम लोगों को सुविधा हो।
तो देखिए यहाँ पर अब क्या है, फर्मी यूज्ड द रिजल्ट ऑफ डिराक टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी टू कैलकुलेट द ट्रांजेक्शन प्रोबेबिलिटी फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट और दिस रिलेशन इज नोन एज फर्मी गोल्डन रूल। देखिए यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का यूज़ करके ही फर्मी ने एक फार्मूला निकाला जो आपको इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में ट्रांजैक्शन होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसका यहाँ पर रिलेशन को बताता है, और इसे ही फर्मी ने फर्मी गोल्डन रूल यानी कि इसी का नाम क्या है, फर्मी गोल्डन रूल है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, और इस रूल के अकॉर्डिंग देखो क्या बोल रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट एन बीटा पार्टिकल ऑफ मोमेंटम बिटवीन पी और पी प्लस डी पी इज इमिटेड पर यूनिट टाइम में बी रिटन एज। और उसमें जो बीटा पार्टिकल है जिसकी मोमेंटम जो है वो पी से पी प्लस डी पी के बीच में है, और उसमें जो इमिट होंगे पर यूनिट टाइम में कितने इमिट हो रहे हैं बीटा पार्टिकल, उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इस फॉर्मूले द्वारा दिया गया है। तो फॉर्मूला है पी ई इंटू डी पी इज इक्वल टू 2π/h लाइन मॉड ऑफ HIF होल स्क्वायर रो ऑफ ई। इसको हम लोगों ने मान लिया है इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर P प्रोबेबिलिटी है और ये P यहाँ पे मोमेंटम को दिखा रहा है, और यहाँ पे रो ऑफ ई जो है वो डेंसिटी ऑफ स्टेट है, और HIF हम लोगों ने यहाँ पर मैट्रिक्स एलिमेंट मान रखी है। देखिए यहाँ पे हमें दो कैलकुलेशन करना है, एक तो मैट्रिक्स एलिमेंट HIF का और दूसरा रो ऑफ ई डेंसिटी ऑफ स्टेट का। अगर हम इन दोनों का कैलकुलेशन कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो चलिए मैट्रिक्स एलिमेंट का कैलकुलेशन को देखते हैं। मैट्रिक्स एलिमेंट HIF कैन बी राइटन एज, उसको मैट्रिक्स एलिमेंट को इस फॉर्मूले द्वारा दिया जाता है, HIF इज इक्वल टू साइन स्टार एफ एच साइन स्टार साइन आई डी टाउ। इसको हम लोगों ने मान लिया है इक्वेशन नंबर ए। यहाँ पे एच क्या है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स है। अब देखो यहाँ पर साइन ऑफ एफ जो है वो है फाइनल स्टेट ऑफ वेव फंक्शन है, फाइनल स्टेट मतलब फाइनल स्टेट का वेव फंक्शन है, और साइन आई क्या है, इनिशियल स्टेट का वेव फंक्शन है। एच यहाँ पे ऑपरेटर है, कोई भी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और डी टाउ को हम लोगों ने यहाँ पर क्या माना है, डी टाउ वॉल्यूम एलिमेंट है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पेरेंट न्यूक्लियाई है जो आपकी इनिशियल स्टेट हो गई, लेकिन अब जब ये आगे जाएगा तो क्या टूटेगा, एक तो आपको डॉट न्यूक्लियस मिलेगा और दूसरा आपको बीटा पार्टिकल या उसे कहीं पर इलेक्ट्रॉन भी मेंशन किया जाता है, अब घबराइएगा नहीं, वो वही चीज़ है। तीसरा आपको क्या मिल सकता है, न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो, कुछ भी मिल सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में चेंज होगा या फिर प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है। तो देखिए इनिशियल स्टेट में जो साइन एफ है इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इसका वेव फंक्शन एफ ही रहेगा, लेकिन फाइनल वाला जो आपका किस में चेंज हो जाएगा, ये न्यूक्लियस के वेव फंक्शन में, बीटा पार्टिकल के वेव फंक्शन में और एंटी न्यूट्रिनो के वेव फंक्शन में चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर डॉट न्यूक्लियाई को साइन ऑफ एफ से डिनोट किया है और बीटा पार्टिकल को जो है साइन ऑफ बीटा से, और मतलब न्यूट्रिनो को हम लोगों ने यहाँ पर साइन ऑफ एंटी न्यूट्रिनो से डिनोट किया है। तो ये इक्वेशन हो जाएगा एस पेरेंट न्यूक्लियाई डीके, ये हो जाएगा, इसमें ईटा टेंस टू पी प्लस बीटा प्लस न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो चेंज टू प्रोटॉन प्लस बीटा पार्टिकल इमिटेड प्लस एंटी न्यूट्रिनो यहाँ पे है। साइन आई रिमेन साइन आई बट साइन एफ इज इक्वल टू साइन एफ साइन बीटा और साइन एंटी न्यूट्रिनो। तो इनिशियल वाला जो साइन आई है वो किस में रहेगा, साइन आई में ही रहेगा, बट साइन एफ यानी कि जो फाइनल वाला है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो 3 में टूट जाएगा, साइन एफ साइन बीटा और साइन एंटी न्यूट्रिनो। अब जो यहाँ पर एच था, फर्मी डिड नॉट नो द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एच फॉर बीटा डीके आफ्टर सेवरल एक्सपेरिमेंट, फर्मी सजेस्टेड दैट एबव इक्वेशन फॉर HIF कैन बी रिटन एज। अब जो यहाँ पर एच था इसमें इसे क्या बोला गया था, ऑपरेटर।
तो हम ये तो जानते हैं कि इसे ऑपरेटर बोला गया था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इस ऑपरेटर का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है। तो फर्मी ने कई एक्सपेरिमेंट करे, उसके बाद में उन्होंने कैलकुलेशन किया, उसके बाद जाके उन्होंने बताया कि इसे इक्वेशन को HIF इज इक्वल टू जो हम लोगों ने यहाँ पर इक्वेशन नंबर A दिया था, उस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हमें उन्होंने बताया है कि हम उसे किस तरह से लिख सकते हैं। तो HIF इज इक्वल टू G इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्टार F साइन स्टार बीटा और साइन स्टार एंटी न्यूट्रिनो M इंटू साइन I डी टाउ। अब नीचे जो है वो हो जाएगा HIF इज इक्वल टू G साइन F स्टार साइन बीटा स्टार साइन न्यूट्रिनो M इंटू डी टाउ M इंटू साइन I डी टाउ। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर B। देखिए HIF को कैसे लिख दिया इन्होंने। G यहाँ पर एक कांस्टेंट है यहाँ पर, जिसको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। साइन F जो है हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, तो ये हो गया साइन स्टार F साइन स्टार बीटा और साइन स्टार एंटी न्यूट्रिनो, जो हमारे इस साइन F इज इक्वल टू वाली इक्वेशन से आया हुआ है। और साथ में यहाँ पे M एक ऑपरेटर दे दिया गया है और साइन I और डी टाउ वैसे ही यहाँ पर एज इट इज़ हैं। Where G is the constant introduction by Fermi called coupling constant which determines strength of beta decay। अब यहाँ पर G क्या है, यहाँ पे G जिसको उन्होंने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया है और उस कांस्टेंट को उन्होंने क्या नाम दिया है, कपलिंग कांस्टेंट। और आपके यहाँ पर क्या बताया गया है, स्ट्रेंथ ऑफ बीटा डीके को ये समझाता है। G की वैल्यू इन्होंने जो समझाई है वो है G इज इक्वल टू 0.9 इंटू 10 टू द पावर -1 MeV/FM3। तो यहाँ पर M इज इंटीग्रेशन ऑपरेटर दैट कैन हैव वन और मोर फाइन स्पेसिफिक फॉर्म्स। और यहाँ पे M जो है उन्होंने ऑपरेटर M को जो है उन्होंने ऑपरेटर इंट्रोड्यूस किया है जो कि इंटरेक्शन ऑपरेटर है। यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करी गई और बाद में बताया गया, मतलब यहाँ पे कई एक्सपेरिमेंट करी गई, उसके आधार पर इक्वेशन दिया गया कि M यहाँ पे इंटरेक्शन ऑपरेटर है, जो उसकी वैल्यू 1 या 5 स्पेसिफिक फॉर्म इसकी वैल्यू हो सकती है। और वो 5 स्पेसिफिक फॉर्म क्या है यहाँ पर दिया गया है। MV जो वेक्टर है, MS जो स्केलर वेक्टर है, MS जो एक्सियल वेक्टर है, MP यहाँ पर P सूडो वेक्टर है एंड MT टेंसर है। अब आगे देखते हैं हम। तो अब हम देखते हैं फॉर न्यूट्रिनो और बीटा पार्टिकल वी हैव। अब देखिए यहाँ पे जो न्यूट्रिनो और बीटा पार्टिकल के लिए जो हमने ये साइन निकाला था, ये बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो के लिए साइन की वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी। यहाँ पर जो है साइन स्टार एंटी न्यूट्रिनो इज इक्वल टू 1/√V एक्सप ब्रैकेट में -I/H लाइन P एंटी न्यूट्रिनो इंटू R। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर C। और ये जो है कुछ इस तरह से लिखी जाती है। यहाँ पर V क्या है, V वॉल्यूम है, मतलब एक वॉल्यूम के अंदर आपने बीटा पार्टिकल और इनको जो है इनक्लोज करके रखा है और यहाँ पे मान रखा है कि ये क्या है, सब फ्री हैं। तो इस तरीके से इसे समझाया गया है। यहाँ पर 1/√V यहाँ पे क्या हो गया, V यहाँ पर वॉल्यूम है और एक्सपोनेंशियल में क्या आएगा, -I/H लाइन P एंटी न्यूट्रिनो इंटू R। P एंटी न्यूट्रिनो यहाँ पर मोमेंटम है। यहाँ पे जैसे हम लोग जो भी ले रहे हैं, जैसे मैं न्यूट्रिनो के लिए ले रही हूँ तो ये न्यूट्रिनो के लिए मोमेंटम हो जाएगा और R यहाँ पर क्या है, आपका पोजीशन कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये न्यूट्रिनो के लिए भी सेम हो जाएगा। यहाँ पर बीटा पार्टिकल के लिए भी हमने ले रखा है साइन स्टार बीटा। इस तरह से हमें क्या मिल गया यहाँ से, इक्वेशन नंबर C और इक्वेशन नंबर D हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे P न्यूट्रिनो और P बीटा मोमेंटम है, P एंटी न्यूट्रिनो का मोमेंटम और P बीटा जो है बीटा पार्टिकल का मोमेंटम है और R यहाँ पर क्या है, पोजीशन कोऑर्डिनेट है। तो अब नाउ इन दोनों वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन नंबर B पे पुट कर देते हैं। तो देखिए हमें क्या मिलता है, HIF इज इक्वल टू G इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्टार 1/V एंड दिस इक्वेशन। यहाँ पर HIF क्या है हमारा, इज इक्वल टू G हमारा यहाँ पर ऑलरेडी था, H
स्टार साई स्टार एफ की वैल्यू हमने यहाँ पर कुछ रखी नहीं है, तो वो भी एज इट इज़ है। और यहाँ पर 1/v एक्सपोनेंशियल में मैंने साई स्टार एंटी न्यूट्रिनो और साई बीटा का मान रखा है। तो आपको क्या यहाँ पर क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई में जब होते हैं पावर ऐड हो जाती है। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की पावर यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का मतलब है इलेक्ट्रॉन की पावर इन दिस, तो इसका हम लोगों को एक्सपोनेंशियल में क्या आ जाएगा, ये -i/h लाइन p बीटा प्लस p एंटी न्यूट्रिनो इंटू r, और साथ में m साइन i डी टाउ जो है वो यहाँ पर एज इट इज़ है। यूजिंग टेलर सीरीज एंड नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म एंड एक्सपेंडिंग अबाउट ओरिजिन r इज इक्वल टू 0। अब हमें टेलर सीरीज़ का यूज़ करना है यहाँ पर, और हायर ऑर्डर टर्म को हमें क्या करना है, नेग्लेक्ट करते जाना है। और इसको ओपन कब करना है, जब r की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या लानी है, 0 लानी है। तो अब हम इसको पूरा सॉल्व करके देखते हैं। तो एक्सपोनेंशियल वाला जो टर्म है उसको हम सॉल्व करते हैं, तो उसकी वैल्यू लगभग यहाँ से क्या आती है, एक्सपोनेंशियल वाले टर्म की वैल्यू लगभग क्या आ जाती है, 1 आ जाता है। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर सी बिकम्स, हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सी यहाँ से क्या बन जाती है वो देखते हैं। HIF इज इक्वल टू जी साई स्टार एफ 1/b m साई i डी टाउ। अब यहाँ पे v को बाहर ले लेते हैं, v तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा हमारा HIF इज इक्वल टू g/v इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार एफ m साई i डी टाउ। तो इसे हम क्या करते हैं, साई स्टार एफ m साई i को हम लोग मॉड के रूप में लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, HIF इज इक्वल टू g/v मॉड ऑफ MIF इज इक्वल टू, इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो HIF की वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो गई है यहाँ पर से, जो हमें मिल गई है HIF इज इक्वल टू g/v मॉड में MIF, इसको हम लोगों ने ले लिया है इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम देखते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट। डेंसिटी ऑफ स्टेट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट पर यूनिट एनर्जी रेंज। अब हमें डेंसिटी स्टेट कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट का डेफिनेशन क्या होता है, उसी के बेस पर हम इसे कैलकुलेट करेंगे। आपकी नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट यानी कि DN जो है, एनर्जी रेंज DE हो गई अपॉन एनर्जी रेंज DE हो गई, तो ये रो ऑफ E के इक्वल हो जाएगा। रो ऑफ E क्या हो जाएगा, रो ऑफ E इज इक्वल टू एनर्जी स्टेट अपॉन एनर्जी रेंज DE, इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर D। अब क्या करना है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टेट ऑफ पार्टिकल रिस्ट्रिक्टेड टू ए वॉल्यूम V एंड हुज मोमेंटम लाइंस बिटवीन P और P प्लस DPE विदाउट एंड रिगार्ड टू डायरेक्शन इज गिवन बाय। तो अब क्या करना है, एक वॉल्यूम के अंदर कुछ पार्टिकल हमने इंक्लोज करके रखा था V वॉल्यूम के अंदर में, और उन पार्टिकल्स का मोमेंटम क्या था, क्या है, P और P प्लस DPE उस टाइम पे। तो DN की वैल्यू जो है निकल कर क्या आती है, यानी कि नंबर ऑफ स्टेट ऑफ पार्टिकल की जो वैल्यू निकल कर आती है वो आती है DN इज इक्वल टू V इंटू 4πp² इंटू DP अपॉन h³। तो यहाँ पर हमने बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो हमने रखे हैं। तो बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो के लिए क्या हो जाएगा, P की जगह पे अगर बीटा पार्टिकल का ले रहे हैं तो बीटा आएगा, और अगर न्यूट्रिनो के लिए ले रहे हैं तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रिनो हो जाएगा। तो देखिए इक्वेशन बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो के लिए कैसे हो जाती है वो हम देखते हैं। फॉर बीटा पार्टिकल, ये बीटा पार्टिकल के लिए होता है DN बीटा इज इक्वल टू 4πb p² बीटा इंटू डी बीटा DP बीटा अपॉन h³। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर E। अब आगे आ जाते हैं, और न्यूट्रिनो या फिर एंटीन्यूट्रिनो जो आपको लेना है उसके लिए हम लोग देखते हैं। मैंने यहाँ पर न्यूट्रिनो लिया है, DN न्यूट्रिनो इज इक्वल टू 4πv p न्यूट्रिनो स्क्वायर इंटू DP न्यूट्रिनो अपॉन h³। इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर F। Thus total number of state available for beta or neutrino in a momentum range confined volume V is
यहाँ पर जो यहाँ पे जो मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टेट देखने हैं, यहाँ पे बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो दोनों आ रहे हैं, तो मुझे उन दोनों का जो डी एन बीटा और डी एन न्यूट्रिनो आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करने पर जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी एन इज इक्वल टू डी एन बीटा इंटू डी एन न्यूट्रिनो। इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाता है, वो आ जाता है डी एन इज इक्वल टू 16 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर पी बीटा स्क्वायर पी न्यूट्रिनो स्क्वायर अपॉन एच टू द पावर 6 इंटू डी पी बीटा इंटू डी पी न्यूट्रिनो। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर जी। तो टोटल एनर्जी शेयर्ड बाय बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो। अब हम देखिए मैंने क्या बोला था कि जो टोटल एनर्जी यहाँ पे होती है उसको कौन कौन शेयर कर रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो शेयर करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो ई इक्वेशन हो जाएगा ई इज इक्वल टू ई बीटा प्लस ई न्यूट्रिनो। यहाँ पे ई न्यूट्रिनो का जो वैल्यू रखने पर क्या हो जाएगा, ई न्यूट्रिनो इज इक्वल टू ई माइनस ई बीटा। इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर एच। टू कैलकुलेट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बीटा पार्टिकल फॉर पार्टिकुलर एनर्जी के एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल कीप्ट फिक्स। अब देखिए क्या करना है यहाँ पर हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर मुझे बीटा पार्टिकल मतलब अलग अलग टाइम पे बीटा पार्टिकल की एनर्जी का अलग अलग आती है, तो मुझे यहाँ पर देखना है कि एक पार्टिकुलर एनर्जी पे नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल, कितने नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल आ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रखना है। तो यहाँ पे मैं इसका एफ इज इक्वल टू ई बीटा प्लस ई न्यूट्रिनो का जो है डिफ्रेंशिएट निकालती हूँ। क्या हो जाएगा, ई का हो जाएगा डी ई और ई बीटा का हो जाएगा 0, क्योंकि मैंने इसे कांस्टेंट रखा है। तो ये क्या हो जाएगा डी ई न्यूट्रिनो, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 डी ई इज इक्वल टू डी ई न्यूट्रिनो, इसे हम इक्वेशन नंबर आई मान लेते हैं। अब हम जानते हैं यहाँ पर फॉर्मूला भी हम लोगों ने एक पढ़ा हुआ है, ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी टू द पावर 4। ये फार्मूला एनर्जी का फार्मूला है। तो अगर मैं यहाँ पर न्यूट्रिनो के लिए निकालती हूँ, तो न्यूट्रिनो के लिए हमने क्या माना था, नंबर ऑफ रेस्ट मास जो है यहाँ पर न्यूट्रिनो के लिए हमने माना था कि रेस्ट मास बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, तो हम इसे 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रिनो के लिए एनर्जी क्या हो जाएगी, ई न्यूट्रिनो इज इक्वल टू ई न्यूट्रिनो स्क्वायर इज इक्वल टू पी न्यूट्रिनो इंटू सी स्क्वायर प्लस 0। यहाँ पे ई न्यूट्रिनो की वैल्यू क्या हो गई, ई न्यूट्रिनो इज इक्वल टू पी न्यूट्रिनो इंटू सी। और अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करके डी ई न्यूट्रिनो की वैल्यू निकालती हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये डी ई न्यूट्रिनो इज इक्वल टू सी इंटू डी पी न्यूट्रिनो। यहाँ पर सी कांस्टेंट है, इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर जे। और यहाँ पे पी न्यूट्रिनो की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से पी न्यूट्रिनो इज इक्वल टू ई न्यूट्रिनो अपन सी, इसको ले लेते हैं अब इक्वेशन नंबर के। अब यहाँ पर मुझे डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालनी थी, जो क्या था, रो ई इज इक्वल टू डी एन अपान डी ई था। तो यहाँ पर डी एन की वैल्यू रखने पर क्या हो जाएगा, ये रो ऑफ ई इज इक्वल टू डी एन अपान डी ई। तो उसका वैल्यू रख के हम लोगों ने सॉल्व किया है यहाँ पर। तो ये इक्वेशन मिला हमें, डी एन अपान डी इज इक्वल टू 16 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर पी बीटा स्क्वायर पी न्यूट्रिनो स्क्वायर अपान एच टू द पावर 6 इंटू डी पी बीटा डी पी न्यूट्रिनो अपान डी ई। तो हमें क्या क्या यहाँ पर रखना है, पी न्यूट्रिनो और डी की वैल्यू रख दी। तो अब हम पहले निकाल ले थे, तो ये क्या हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने पहले निकाली थी उसको भी हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये टोटल अब क्या हो जाएगा, 16 पाई स्क्वायर बी स्क्वायर पी बीटा इंटू ई न्यूट्रिनो अपन सी होल स्क्वायर डी पी बीटा इंटू डी पी गामा अपन पूरा डी पी न्यूट्रिनो अपन डी ई न्यूट्रिनो। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बाकी वैल्यूज़ को भी जो है वो पुट कर देना है। पुटिंग वैल्यू ऑफ जो यहाँ पर ये न्यूट्रिनो की वैल्यू रख दी, जो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रो ऑफ ई इज इक्वल टू 16 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर पी बीटा स्क्वायर ई माइनस ई बीटा होल स्क्वायर डी पी बीटा अपॉन 2 पाई एच लाइन टू द पावर 6 स्क्वायर। यहाँ पे डी पी न्यू और डी पी यहाँ पर डी पी न्यूट्रिनो और डी पी न्यूट्रिनो कट जाएगा, तो लास्ट में इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इस इक्वेशन पे आ जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एच लाइन इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई होता है, तो यहाँ से एच इज इक्वल टू एच लाइन इंटू 2 पाई, तो ये वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने पुट किया है। अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में एच आई एफ और रो ऑफ ई का वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, यहाँ से इस सारे वैल्यू को क्वेश्चन 1 में पुट करते हैं तो हमें मिलता है पी ई इंटू डी पी ई इज इक्वल टू 2 पाई एच लाइन मॉड ऑफ जी अपॉन वी एम आई एफ स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर पी बीटा स्क्वायर ई माइनस ई बीटा डी पी बीटा अपॉन 2 पाई एच लाइन टू द पावर 6 सी टू द सी क्यूब। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो चीज़ बच रहा है उसे लिखना है और जो कट रहा है उसे काट देना है, तो हमें फाइनल इक्वेशन जो मिलता है वो हो जाएगा हमारा पी ई डी पी ई इज इक्वल टू जी स्क्वायर मॉड में एम आई एफ होल स्क्वायर अपॉन 2 पाई क्यूब एच लाइन टू द पावर 7 सी क्यूब ई माइनस ई बीटा पी स्क्वायर बीटा इंटू डी पी बीटा। तो यही फाइनल इक्वेशन है।